कि किस तरह से करते हैं, तो फिर आपको जो चीजें है ना वो सारी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है कि आपको ना एक रफ डाटा दिया जाता है, किसी भी किस्म का डाटा फॉर एग्जांपल आपको दे दिया गया है। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ऑन की हुई है यहाँ पर, द एज ऑफ 20 पेशेंट्स हु एडमिट इन द हॉस्पिटल लास्ट नाइट। ठीक है, लास्ट नाइट जो पेशेंट एडमिट थे हॉस्पिटल में उनका डाटा लिया गया है। ठीक है, इनकी एज ली गई है। ठीक है ना, एज मैं सबसे पहले क्या करूंगी, डाटा को अरेंज करूंगी। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने का मतलब ये होता है कि आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाती है वो उस डिस्ट्रीब्यूशन की जो कि आप यूज करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, आपका अरेंज द डाटा। आपको जिस फॉर्म में डाटा दिया जाए, ठीक है, जैसा मर्जी डाटा दे दिया जाए, आपने क्या करना है, फर्स्टली अरेंज करना है उसको असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में जब आप उसको अरेंज कर लेंगे, जैसे यहाँ पे अब डाटा मैंने अरेंज किया हुआ है यहाँ अगर आप देखें, ठीक है ना, 12 से स्टार्ट हो रहा है और एंडिंग पॉइंट क्या है, 53 है। तो मैंने यहाँ पे क्या क्या अरेंज कर लिया डाटा को सबसे पहले। सेकंड स्टेप हमारे पास होता है कि आप रेंज निकाल लें। अब रेंज का फॉर्मूला हमारे पास होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। ये एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है रेंज का, अक्सर आगे रेंज के क्वेश्चन वगैरह भी आएंगे। तो आपको याद होना चाहिए कि रेंज का फार्मूला हमारे पास होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। इसका मतलब ये होता है कि आपने अपने डाटा में से जो मैक्सिमम वैल्यू है, जैसे यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, 53 आ रही है, इसमें से आपने माइनस कर लेना अपनी मिनिमम वैल्यू को। अब मिनिमम वैल्यू मेरी स्टार्टिंग वैल्यू है वो है 12, इन दोनों को जब आप माइनस कर लेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है, 41। ठीक है, और स्टेप 3 हमारे पास क्या होता है, हमने फाइंड करना होता है साइज। साइज का फॉर्मूला हमारे पास होता है रेंज ओवर नंबर ऑफ क्लासेस। अब रेंज तो आप यही वाली जो आपने फाइंड कर ली है रेंज की, आप यही वाली वैल्यू रखेंगे 41। नंबर ऑफ क्लासेस जो है ना वो आप खुद से सजेस्ट करेंगे कि आपने कितनी लेनी है। ठीक है ना, अब जैसे अब आपका दिल चाह रहा है कि मैं अपनी क्लासेस जो है ना वो जो मेरे पास इंटरवल मैंने बनाना है, ठीक है, उसका गैप में 5 5 रखूं, 4 4 रखूं, 6 6 रखूं, वो आपने अपनी मर्जी से चूज करना है। तो वो कभी मिस्टेक नहीं होती है। आपने क्या करना है, खुद से ही सजेस्ट कर लेना कि 5 ले रही हूँ मैं, नंबर ऑफ क्लासेस लेना चाह रही हूँ, या 6 नंबर ऑफ क्लासेस लेना चाह रही हूँ। अब मैं किस क्लासेस की बात कर रही हूँ मैं आपको बता देती हूँ। इन क्लासेस की बात कर रही हूँ, क्लास इंटरवल्स की बात कर रही हूँ, जो कि मैंने फर्स्ट बनाया है 10 से लेकर 18 तक। अब 10 से 18 तक मैंने क्यों बनाया है, क्योंकि मेरी जो डाटा की स्टार्टिंग वैल्यू है ना वो है 12। ठीक है, इसको देखते हुए मैंने बनाया है कि अगर मेरे पास 12 है तो मैं थोड़ा सा इससे पीछे चली जाती हूँ, मतलब 10 से डाटा ले लेती हूँ। 10 से मैंने अपने इंटरवल बनाने शुरू किए, ये मैंने अपनी क्लासेस बनाई हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं कि आपने कितनी बनानी है। ठीक है, उससे बनाने के बाद आपको ये अंदाजा हो जाएगा, साइज का पता चल जाएगा कि आपने हर इंटरवल में कितना कितना गैप रखना है, 8 8 का रखना है, 10 10 का रखना है, उससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा। जब नंबर ऑफ क्लासेस आप खुद सिलेक्ट करेंगे तो उसमें कोई मिस्टेक नहीं होती है। ठीक है, आपने क्या कर लेना इसको, साइज फाइंड करने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे सजेस्ट किया कि मुझे 5 इंटरवल्स बनाने हैं, मैंने 10 to 18 लिया है क्योंकि 10 और 18 के दरमियान में देखें 8 वैल्यूज का गैप आ रहा है। ठीक है, इसीलिए फिर आगे मैंने लिया 19 से 26 तक, फिर 27 से 34, 35 से 42, इस तरह मैंने इंटरवल ले लिया। और मैंने ये चेक किया कि मेरी जो एंडिंग वैल्यू है ना, जो सबसे लास्ट वैल्यू हुआ है 53, तो 55 तक मैं अपना अंदाजन इंटरवल बनाऊंगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ 53 तक ही लिया हुआ है, आप आगे भी लेके जा सकते हैं, 60 तक भी लेके जा सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। बेशक आप यहाँ पे इंटरवल अपना 0 से 10 भी ले सकते हैं, 10 से 18 भी बना सकते हैं। आप इंटरवल कुछ भी बना सकते हैं अपनी मर्जी का, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आपने किस तरह से उसको बनाना है, वो आपके खुद के ऊपर है। ठीक है, उसके बाद आपका सेकंड स्टेप मैम क्या। जो आपने मैम जी, जी मैं जी ये पूछ रही पूछे। हूँ जो आपने इंटरवल रखा है 8 का, वो हम लोग 10 भी रख सकते हैं, अपनी 10 भी मर्जी रह से सकते रखना हैं। है या? हाँ जी हाँ जी, 10 भी रह सकते हैं। वो आप फिर अपना क्या करेंगे, नंबर ऑफ क्लासेस को कम कर लें, 4 कर लें। ठीक है, तो 4 करेंगे तो फिर आपकी सारी बात है, जो हाइट है डिफरेंस है वो ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, 10 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं, जरूरी है कि आपने 8 लेना है, 5 लेना है, आप अपनी मर्जी का ले सकते हैं। ठीक है, आगे जो काम है ना वो थोड़ा सा आप देखें। फिर सेकेंड स्टेप हमारे पास होता है टैली का। टैली का मतलब क्या होता है कि आपने अपने डाटा के अंदर चेक करना है कि 10 से लेकर 18 के दरमियान में कितनी वैल्यूज आ रही हैं। अब मैंने चेक किया कि 10 से 18 तक, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये जो है वो 18 से ग्रेटर हो गया 19। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ रही है, 5 वैल्यूज आ रही हैं जो कि 10 और 18 के दरमियान में है, तो मैंने उतने मार्क्स लगा लिए 1 2 3 4 5।
उसके बाद फ्रीक्वेंसी मेरे पास क्या आ जाएगी 5। तो जो ये आप फ्रीक्वेंसी बना रहे हैं, दरअसल ये होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कि आपने इंटरवल्स बनाए हैं, उसके बाद आप अपने डाटा की आप फ्रीक्वेंसी चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यही वाला काम होता है। उसके बाद आपने चेक कर लेना है कि 19 से 26 के दरमियान में कितनी वैल्यूज आ रही हैं। तो 19 से 26 के दरमियान देखेंगे तो ये 19 भी बीच में कंसीडर होगा, और 26 तक हम देखेंगे, 26 से अबव नहीं देखेंगे। तो हम यहाँ पे लेंगे 25 तक। तो यहाँ मेरे पास आ रही है 8, ऐसे ही है। तो 8 वैल्यूज में कंसीडर करूंगी, तो मैंने यहाँ पे लगाई 8 लाइंस, मार्क्स दिए मैंने 4 एंड 4 8, और फ्रीक्वेंसी में मैंने लिख दिया है कि मेरे पास यहाँ पे 8 फ्रीक्वेंसी आ रही है। इसी तरह आपने सब में चेक कर लेना है, 27 34 के दरमियान में, 35 से 42 के दरमियान में, 44 से 53 के दरमियान में। साथ जब आप चेक कर लेंगे, अपने टैली का ऑप्शन बना लेंगे। टैली का जो ऑप्शन है ना, वो लाजमी नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि आपने लाजमी बनाना है, आप बेशक ना बनाए, लेकिन ये हम अपनी आसानी के लिए बनाते हैं कि जैसे हमने वैल्यूज ढूंढ ली हैं, वैल्यूज ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती जब आप डाटा को अरेंज कर लेते हैं। देखिए मुझे पता था कि मैंने 12 से जो है ना 10 से 18 के दरमियान में देखना है, तो मुझे इजीली पता चल गया है कि 17 से मैंने ग्रेटर नहीं देखनी, सिर्फ 17 तक देखना है, 19 जो है वो ग्रेटर हो गया है। अरेंज करने से ये फायदा हो जाता है, डाटा हमेशा रफ फॉर्म में होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो आपको अरेंज करके दे दिया जाता है। अगर ना करके दिया जाए तो सबसे पहले आपने डाटा को अरेंज करना है। फिर अरेंज करने से हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो हम बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसको बनाने में काफी आसानी हो जाती है। ठीक है, तो मैंने सारी टैली कॉलम बना लिया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिया अपनी। अब मैं इन सब मैम का जैसे सम। आपने स्टेप 2 में 41 निकाला है, स्टेप 3 में 41 को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ क्लासेस में से। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। स्टेप 3 में हम इसको 41 जो है ना, इसको डिवाइड करेंगे अपने कंसीडर नंबर से, कि आपने कितनी नंबर ऑफ क्लासेस बनानी है। ठीक है, मैंने जैसे यहाँ पे 4 बनाई है, तो 5 बनाई है, तो मैं 5 से डिवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो 5 8 जा 40 होता है, 0.1 कुछ समथिंग आएगा, लेकिन हम 8 का ही उसमें गैप रखेंगे। ठीक है। जी, क्या आपको अपना पॉइंट क्लियर हो गया था स्टेप 3 का? तो मैम आवाज ही नहीं आई थी, अब आवाज आई है उसके बाद। यार ये नेट ने मुझे बहुत तंग किया हुआ है, लेकिन रिकॉर्डिंग हो गई है, शुक्र है, वो साथ साथ होती रहती है। तो मैं आपको सेंड कर दूंगी। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि स्टेप 3 में जब साइज की बात करी हो ना, रेंज में जो आपने फाइंड किया 41 आपके पास रेंज आई है, डेफिनेटली आप उसको रखेंगी। जी आगे डिवाइडेड आप नंबर ऑफ क्लासेस जो है वो आपकी खुद की एज्यूमिंग है कि मैंने कितनी क्लासेस बनानी है। जैसे देखिए, अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैं यहाँ पे 5 बनाना चाह रही थी, 1 2 3 4 5 बनाना चाह रही हूँ, इसलिए यहाँ पे मैंने 5 से डिवाइड किया है। तो 5 8 जा 40 होता है, 0.1 की कोई बात नहीं होती। तो मैं यहाँ पे क्या बना रही हूँ, 8 इंटरवल्स बना रही हूँ, मतलब मेरा 8 8 का गैप आ रहा है। ठीक है, अगर आप फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ क्लासेस अपनी 4 बनाना चाह रही हैं, तो आप 4 के साथ डिवाइड कर दें। ठीक है, तो वो आपकी अपनी मर्जी होती है कि आपने कितनी नंबर ऑफ क्लासेस बनानी है, 6 बनानी है, अगर 7 बनानी है, आप उसी लिहाज से उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है। जी मैम। और मैम ये मैं डाटा तो प्रोवाइड किया होगा ना जब हाँ जी, न्यूमेरिकल बिल्कुल आएगा ऐसे तो। डाटा आपको दिया जाएगा। डाटा हमेशा रफ फॉर्म में होता है, लेकिन फर्स्ट स्टेप ही यही है कि आपने डाटा को फर्स्टली अरेंज करना है। जब अरेंज कर लेंगी तो आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने में बहुत आसानी होगी। अच्छा, अब मैंने फ्रीक्वेंसी ठीक सारी है ये मैम। बता दी, आपको समझ आ गई थी किस तरह से हमने देखा है 10 से 18 के दरमियान? जी मैम ये समझ आ गया। ओके। अब जब आप फ्रीक्वेंसी का सम लेंगी ना, मतलब इस सारी वैल्यूज को ऐड कर देंगी, 5 + 8 + 3 + 1, तो यहाँ पे ये 20 आ रहा है कुल। मतलब फ्रीक्वेंसी का जो टोटल आ रहा है वो 20 आ रहा है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक बनाई है? उसके लिए आपने ये तरीकीब देखनी है कि यहाँ जो सम 20 आ रहा है, तो आपको जो गिवन वैल्यूज दी जाएंगी वो भी आपको 20 दी गई होंगी। अब अगर आप देखें, ये एक कॉलम में जो है ना, ये 5 है, 5 to the 10 15, ठीक है, 20। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको जो है ना टोटल 20 वैल्यूज दी गई हैं, 20 पेशेंट्स का डाटा आपको दिया गया था। ठीक है, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि आपने फ्रीक्वेंसी जी मैम। डिस्ट्रीब्यूशन ठीक बनाई है, क्योंकि इसका सम भी क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। तो बहरहाल यही बात है कि इंटरवल से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कि आप जितना मर्जी क्लासेस बनाएं,
जितने मर्जी आप इंटरवल्स बनाएं वो मैटर नहीं करते हैं। जहां फ्रीक्वेंसी के टोटल से ही आपको अंदाजा होता है कि आपका जो है वो बिल्कुल कैलकुलेशन आपकी ठीक जा रही है। ठीक हो गया? जी मैम। ओके। नेक्स्ट यहाँ पे बात की थी हमने कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी बहुत आसान है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी का टोटल लेते हैं, फ्रीक्वेंसी के अंदर ऐड कर देते हैं। ठीक है, आप किस तरह करते हैं कि जो हमारा फर्स्ट नंबर होता है वो हमारा एज इट इज रहता है। जैसे कि यहाँ पे 5 था तो इधर भी क्या है, 5 लिखा हुआ है। अब 5 के अंदर अपने सेकंड वाले को हम ऐड कर देते हैं। 5 + 8 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 13। फिर 13 जो है ना नेक्स्ट वाले के अंदर हम वो ऐड करेंगे, 13 + 3 16। 16 + 3 नेक्स्ट वाले के साथ, 16 + 3 19। 19 + 1 = 20। तो इसका सम भी क्या आ जाएगा, 20 के इक्वल आ जाएगा। तो मतलब हमारी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी भी जो है वो क्या है, राइट है। क्लियर? ठीक है मैम। हाँ जी, बाकी यहाँ पर ना हमने एक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की भी बात की थी पीछे। यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी जो हमने डिस्कस किया अभी। उसके अलावा कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ा था, वो हमने देखे, उसको डिस्कस किया है। थर्ड हमारे पास है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे उसकी एग्जांपल तो नहीं मैंने लिखी हुई, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि वो किस तरह से करते हैं। हम उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल के साथ। ठीक है, 5 ÷ 20, 8 ÷ 20, 3 ÷ 20, और इस तरह हम सब कर देते हैं। नीचे फिर उसका सम ले लेते हैं। तो सम क्या आता है, सम जो हमारे पास नॉमिनेटर होता है 5, इन सबको ऐड किया तो 20 आता है ना, और बाकी सारे भी 20 होते हैं। तो 20/20 करके रिलेटिव फ्रिक्वेंसी हमारी हमेशा जो आती है वो 1 के इक्वल होती है। मतलब जो नॉमिनेटर आप ये वाले लेते हैं, उसके अलावा डिवाइड कर देते हैं सबको 20 के साथ। सबको जब 20 के साथ करेंगे तो डिनोमिनेटर सबका 20 सेम है, तो वो हम उसको वैसे ही ले लेंगे। और जो हमारे नॉमिनेटर्स हैं इनको ऐड करेंगे तो ये भी क्या आएगा, इनका सम 20 आएगा। जब 20/20 करेंगे तो आपके पास हमेशा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है 1 के इक्वल। तो यहाँ पे अगर हम बात करें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की तो वो भी मैंने आपको बता दी है। हमने यहाँ पे बात की थी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की, और हमने बात की थी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, तो मैंने चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होंगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो पहले आप पूछ लें। मैम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में जैसे फर्स्ट वाला 5 ÷ 20 करेंगे। हाँ जी, 5 ÷ 20, 8 ÷ 20, मतलब हर फ्रीक्वेंसी को टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी पे आप डिवाइड कर देंगे। और मैम फिर जो मतलब इनका डिवाइड करने के बाद रिजल्ट आएगा फिर उसको प्लस करेंगे। हाँ जी। अब देखें आपके पास जब हम डिवाइड करते हैं, जो हमारी ऊपर वाली वैल्यू होती है उसको हम नोमिनेटर कहते हैं, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। अब डिनोमिनेटर जो है वो जाहिर बात है हम सबको 20 से डिवाइड कर रहे हैं, तो डिनोमिनेटर हमारा सबका सेम है, वो है 20। उसको हम कॉमन फैक्टर बना लेंगे, वो आ जाएगा 20। उसके अलावा जो हमने इसका नोमिनेटर लिए हुए हैं 5, 8, 3, 3, 1, इनको अगर हम ऐड करेंगे तो ये भी क्या आएगा, 20 आता है। तो 20/20 करेंगे तो ठीक है, डोमिनेटर भी हमारा 20 था। जब हमने 20/20 किया तो इक्वल किसकी आएगा, 1 के इक्वल आएगा। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में यही बात है कि उसका जो हमारे पास रिजल्ट होता है ना वो हमारे पास ऑलवेज भी इक्वल टू 1 होता है। ठीक है मैम। बाकी क्वेश्चन में आपको एग्जाम्पल वगैरह दूंगी ना, उसमें आपके पास जो है वो लाजमी मैं आपको वहां पे दिखाऊंगी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में। लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा मैंने कहा चले बता दूं। आगे तो मैंने क्वेश्चन वगैरह दिए होंगे तो उसमें डेफिनेटली यहाँ पर होंगे। ठीक है। अच्छा, लास्ट वीक में भी ना मैंने आपको कोई असाइनमेंट नहीं दी थी। तो आपकी इस वीक की जो असाइनमेंट है ना वो यही है कि मैं आपको ना कोई सा भी डाटा दे दूंगी, जैसे ये डाटा दिया हुआ था ना मैंने, इस तरह से मैं आपको कोई भी 20 वैल्यूज का डाटा दूंगी। वो रफ फॉर्म में होगा, ठीक है, ये तो अरेंज था ना, वो रफ फॉर्म में होगा। ठीक है, आपने उसको अरेंज करना है, उसकी आपने रेंज फाइंड करनी है, रेंज फाइंड करने के बाद साइज फाइंड करने के बाद आपने उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, और उसकी सिर्फ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। जितना काम यहाँ पे मैंने किया हुआ है ना उतना ही आपने करना है। ठीक है, वो डाटा मैं आपको ग्रुप में जी प्रोवाइड कर मैम। दूंगी। आपने उस डाटा को लेकर उस पर ये काम करना है, आपने उसके इंटरवल्स बनाने हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, और कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी बनानी है। ठीक है। ठीक है मैम।
जी, मैं आपको कोई सा भी डाटा दे सकती हूँ, बस आपको जो है ना मेथड आना चाहिए। आपने कभी भी ऐसा नहीं करना कि जो इसी क्वेश्चन को आपने रट्टा लगा लेना कि वैल्यूज इस तरह से आई थी। नहीं, आपने सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं कि मेथड क्या है, स्टेप्स क्या है। इसलिए आप अगर आप देखेंगी तो आगे भी आप मजीद देखेंगी कि मैं हमेशा अपने जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो स्टेप बनाती हूँ, ताकि स्टेप जो है ना वो हमारे माइंड में रह जाते हैं कि स्टेप वन इस क्वेश्चन का ये था कि डाटा को अरेंज करना है, स्टेप टू रेंज फाइंड करनी है, स्टेप थ्री हमने साइज फाइंड करना है, स्टेप फोर क्या है कि हमने अपनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेनी है। तो स्टेप जब अपने माइंड में रखते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, डाटा आपको कोई भी दे दिया जाए, आप इजीली उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक जो है वो ब्रीफली डिस्क्राइब किया हुआ है, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। In biostatistics, community frequency is a statistical concept that represent the running total of frequencies. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज क्या है उनके बारे में हम जानते हैं कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी के रेफरेंस से, इन अ डाटा सेट के अंदर से। इट इज अ वे टू शो द अकोमुलेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन अप टू अ सर्टेन पॉइंट इन द डाटा। ठीक है ना, इससे हमें क्या शो होता है, इट इज अ वे टू शो, ठीक है, शो द असम, हमारे पास एक्यूमुलेशन जो कि हम कैलकुलेशंस करते हैं अपनी ऑब्जर्वेशंस की टू अ सर्टेन पार्ट इन द डाटा, वो हमारे डाटा से क्या कर रही होती है, रिलेट कर रही होती हैं। अगर आप देखें तो हम कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, तो अगर आप देखें आप उन सबको ऐड अप कर रहे हैं, ठीक है, ऐड अप करने के बाद भी हमारे पास जो है डाटा एक ही पॉइंट पे आ रहा है, मतलब हमारे फ्रीक्वेंसी के इक्वल आ रहा है। तो यही चीज हमारे चेक करने के लिए कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी बनाते हैं। बाकी हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूले फार्मूला के तो आप ना ही जाएं, तो वो तो इजी है, जो आपको मैंने समझा दिया कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी के फर्स्ट वैल्यू जो है वो हमारे पास एज इट इज रहती है, उसके बाद नेक्स्ट के साथ हम उसको ऐड करते हैं, जो उसके बाद सेकंड का रिजल्ट आता है उसको नेक्स्ट के साथ ऐड करते हैं। इस तरह से हम फाइंड करते हैं अपनी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, टू कैलकुलेट द कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी यू ऐड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच कैटेगरी और क्लासेस टू द प्रीवियस टोटल। प्रीवियस टोटल के साथ आप नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं, तो आपके पास क्या आती है, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी आती है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, अंडरस्टैंड डाटा डिस्ट्रीब्यूशन। डाटा डिस्ट्रीब्यूशन जितनी भी होती हैं आपके पास, फ्रीक्वेंसी आपने बना ली है, उस डाटा की जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं वो आपको समझने में काफी हेल्पफुल होती हैं। ठीक है, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, सी एफ का मतलब है कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, शोज हाउ डाटा accumulates अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरीज, कि डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डाटा हमने लिया है, ठीक है, वो किस तरह से कम्युलेट हो रहा है उसको चेक करने के लिए शो करवाता है कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। सेकंड हमारे पास है आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स। ये हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, डाटा के पैटर्न्स को, उनके ट्रेंड्स को चेक कर रहे होते हैं, एरर्स को देख रहे होते हैं। तो सी एफ हेल्प्स डिटेक्ट चेंज इन डाटा डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड हमारे पास है कंपेयर डाटा सेट। डाटा सेट्स को आपस में कंपेयर करने के लिए हम यूज करते हैं कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, इनेबल्स कंपैरिजन ऑफ डाटा डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन डिफरेंट ग्रुप से डाटा जो हम लेते हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम यूज करते हैं। फोर्थ हमारे पास है कैलकुलेट परसेंटेजेस एंड प्रोपोर्शन। परसेंटेजेस और प्रोपोर्शन को फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी का, कैलकुलेट परसेंटेज एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, सी एफ कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी इज यूज टू कैलकुलेट प्रोपोर्शन एंड परसेंटेजेस ऑफ डाटा। डाटा की हम परसेंटेज फाइंड करने के लिए या प्रोपोर्शन फाइंड करने के लिए भी हम यूज करते हैं कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, आगे मजीद इसका चैप्टर हमारे पास चलता रहेगा। आज का हमारा टॉपिक यही था कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, लास्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस की थी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है, तो आज हमने उसको न्यूमेरिकल वे से देखा है। और मुझे उम्मीद है कि उस तरह से जब हम डिफाइन कर रहे थे तो इतना क्लियर समझ नहीं आ रहा होता है, लेकिन जब कोई हम एग्जाम्पल कर लेते हैं या उसको कोई क्वेश्चन कर लेते हैं, तो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो समझ में आने लग जाती हैं। कुछ आप इस एग्जाम्पल को देखिएगा, बाकी